हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू द काइजन ग्रुप। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल सेल। इससे पहले हमारी जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसके अंदर हमने सेल का इंट्रोडक्शन देखा था। उसको मैं ब्रीफली समराइज कर देती हूँ। उसमें हमने सेल की डेफिनेशन देखी थी, दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई होती है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। और बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो सेलुलर लेवल पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, जितने भी फंक्शन है वो सब सेलुलर लेवल पे कंडक्ट हो रहे होते हैं, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है। तो ये एक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है। देन हम देखते हैं कि सेल की जो ब्रीफ हिस्ट्री है, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि पहला ये है कि सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर किया। तो रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने किया था डेड सेल्स में, कॉर्क में, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स को। फिर आता है कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया। तो वो था एंटन वन लीeuwenhoek ने इस एरा में। तो ये आपको एक डिफरेंस याद रखना है कि अगर लिविंग सेल आता है तो आंसर आएगा एंटन वन लीeuwenhoek, और अगर फर्स्ट सेल आता है तो आएगा रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये है इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। देन हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सेल देखा था, जिसके अंदर था प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो उसको भी मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि प्रोकैरियोट्स, प्रो मतलब प्रिमिटिव, मतलब पुराने। हमारे अर्थ पे सबसे पहले जो लाइफ आई थी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रोकैरियोट्स। उसके अलावा प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एनिमल सेल्स की तरफ। तो ये है डायग्राम एक टिपिकल एनिमल सेल का। इसमें हम देखते हैं सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो बेसिक फंक्शन है वो है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटीरियल्स फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। मतलब सेल के बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने वाले जो मटेरियल्स है उसकी एंट्री को कौन कंट्रोल करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल या फिर हम कहें सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मतलब ये कुछ मटेरियल्स को अलाउ करती है और कुछ को अलाउ नहीं करती है। देन हम देखते हैं साइटोप्लाज्म एंड और प्रोटोप्लाज्म। वैसे बुक्स के अंदर बहुत फ्रिक्वेंटली आप देखेंगे कि साइटोप्लाज्म की जगह पे प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म की जगह पे साइटोप्लाज्म लिखा हुआ होता है, पर इनमें एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, और मैं चाहती हूँ कि आप आज कमेंट सेक्शन में वो डिफरेंस मुझे बताइए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय परकिंजे। सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्लाज्म का मतलब होता है मैट्रिक्स, जो फ्लूइड भरा हुआ है जिसके अंदर ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस है, वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। वैसे ये बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली एक दूसरे के लिए यूज किए जाते हैं, पर इनमें एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, तो वो आप मुझे बताइए। फिर हम देखते हैं न्यूक्लियस। इट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। सेल का कंट्रोलिंग सेंटर, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उन सबको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। इट कंटेन्स डीएनए, आरएनए, मतलब इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड होती है वो होती है न्यूक्लियस के अंदर, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती है। उसके अलावा इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चरल,
डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर और बाय मेम्ब्रेनस भी बोलते हैं। इसकी मेम्ब्रेन पोरस होती है कुछ इस तरीके से। ऐसे ये पोर्स होते हैं। आप ये नोट डाउन कर लीजिए, इस वीडियो पॉज करिए और आप ये डायग्राम बना लीजिए और ये सब नोट डाउन करते चलिए। फिर हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेसिक फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स की होती है, RER एंड SER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको रफ क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और इसको स्मूथ क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका सरफेस स्मूथ होता है, इस पे कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं। क्योंकि इस पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं इसीलिए ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। और ये है साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एंड साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। फिर हम देखते हैं गोल्जी बॉडीज। कैमिलो गोल्जी ने इनको डिस्कवर किया था। अगेन वन क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गोल्जी बॉडीज? कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको एक हिंट देती हूं, प्लांट्स में गोल्जी बॉडीज को उस नाम से बोला जाता है, तो आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चंस फ्रेम कर रही हूं उन सबके आंसर्स दूंगी। तो गोल्जी बॉडी के बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। Formation of lysosomes, and third is packaging of materials। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पैकेजिंग है। 3 इसके फंक्शन है। सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है उसका सिक्रीशन भी करती है गोल्जी बॉडीज। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स यानी कि सुसाइडल बैग्स, उनका सिक्रीशन भी करती है गोल्जी बॉडी। एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स, पैकेजिंग का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस में कुछ बना फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला। फॉर एग्जांपल ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां से मटेरियल पास होकर ये जो रेड जो डस्टर है ये गोल्जी बॉडी है, यहां से मटेरियल बनता है और वो गोल्जी बॉडी से पास होकर निकलता है, तो उसकी पैकेजिंग हो जाती है, केमिकली वो एनवेलप्ड हो जाता है जिससे कि वो आगे और साइट्स पर आगे फंक्शनल हो जाए।
तो इसको हम ये है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, पुलिसमैन ऑफ सेल और ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हर मटेरियल इससे पास होकर निकलता है, उसके बाद वो आगे कुछ कर सकता है। फिर हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, या सिंगुलर देखे तो माइटोकॉन्ड्रियन। इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि रेस्पिरेशन से जो एनर्जी सिंथेसिस का, एनर्जी जनरेशन का जो काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो एटीपी के फॉर्म में सिंथेसाइज होती है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी एक बाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब डबल मेम्ब्रेन। It contain its own DNA, single stranded DNA. It has property of self replication, मतलब ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है क्योंकि इसके पास डीएनए है। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। Why RBCs does not contain mitochondria and nucleus, या फिर ये कहे why mature RBCs does not contain mitochondria and nucleus। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, लेकिन अभी आप सब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताइए। लाइसोसोम्स और सुइसाइडल बैग्स। लाइसोसोम्स आर द स्ट्रक्चर्स विच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर आपके सेल के अंदर एंटर कर रहा है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है, तो उसको ये डाइजेस्ट कर लेता है। इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सेल की डेथ होने वाली होती है तो ये बर्स्ट होता है, इसके सारे एंजाइम्स निकलते हैं और ये सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है। मतलब जिस सेल के अंदर ये होता है ये उसी को डाइजेस्ट कर लेता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। Centrosome. It is an organelle only found in animal cell. Helps in cell division. और डिटेल में इसका फंक्शन हम सेल डिवीजन वाले लेक्चर में देखेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा लास्ट रह गया, दैट इज वैक्यूल। बेसिकली इनका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ लिपिड, स्टोरेज ऑफ एयर, और उसके अलावा ये सेल के अंदर प्रेशर को मेंटेन करते हैं, मेंटेन्स प्रेशर इनसाइड द सेल। इनका मेजर रोल जो होता है वो प्लांट सेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।
तो अभी के लिए बस इतना ही। 3 क्वेश्चन पूछे हैं मैंने आपसे। फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रोटोप्लाज्म and cytoplasm. Second, what is the other name for Golgi bodies? Third, why mature RBCs or erythrocytes does not contain nucleus and mitochondrion. वीडियो पॉज करके ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। इन सब के आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दूंगी और आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इन सब के आंसर्स कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अभी ये RAS, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और ऑल ओवर इंडिया लेवल के जितने भी एग्जाम्स है जिसमें जनरल साइंस आती है उन सब के लिए ये क्रैश कोर्स टाइप है। I mean, इसको हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर कोई चीज छूटेगी। इसके अंदर मैं सब कुछ कराऊंगी, पर ये मैं इतने क्रिस्प और कंसाइज्ड वे में कराऊंगी कि आपका सिलेबस बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से कवर होगा। आप ये वीडियोस देखिए, उसके बाद कोई भी रेफरेंस बुक आप पढ़िए, ल्यूसेंट पढ़िए, या फिर आप दृष्टि IAS की जो बुक आती है आप वो पढ़िए, तो ये अरिहंत की गाइड पढ़िए, जो भी आपको पसंद है आप एक बार वो पढ़िए, तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट। और वैसे आपको ये देखने के बाद कुछ और पढ़ने की ऐसी जरूरत नहीं है, आप इनसे भी नोट्स बना सकते हैं। और आप प्लीज कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।